गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2023 जो कि दिसंबर में होने वाला है। इसके लिए हम यहाँ पे सीडीपी के 30 क्वेश्चन यानी कि बाल विकास के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सीटेट एग्जाम 2012 जनवरी में पेपर 1 में आया हुआ था। ठीक है, एकदम बेसिक से चल रहे हैं। इससे पहले सीटेट 2011 के पेपर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, याद रखिएगा। फिर से बोल रहा हूँ, पहले आप जैसे जो लोग पेपर तैयारी कर चुके हैं तो वो सारा सिलेबस कवर कर चुके हैं, वही लोग प्रैक्टिस शीट बनाएंगे। जिन्होंने नहीं किया है, पहले आप प्रॉपर तरीके से आप जाके सिलेबस कवर करोगे और उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस शीट करोगे। ठीक है, उससे ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप डायरेक्ट प्रैक्टिस शीट करते हैं, फायदा तो होगा, ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ा सा कम, मतलब आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी जो पेपर हुआ था उसमें देखे होंगे कि बहुत ही ज़्यादा अभ्यर्थी फेल हुए हैं। तो लगभग उन्हें सिलेबस उन्होंने कवर कर लिया था, बस थोड़ा मिसिंग हुई है। तो यहाँ पे मैं प्रैक्टिस सेट की बात कर रहा हूँ। आगे आपको सब्जेक्ट वाइज क्लासेस यानी थियोरेटिकल क्लासेस भी मिलेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, और पेपर 2 का भी जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। आज शाम या कल से स्टार्ट हो जाएगा पेपर 2 का भी। ठीक है, 2011 से लेके 2023 तक कंप्लीट कराऊंगा जो अगस्त तक हुआ था। ठीक है, 1 बाय 1 हम चलेंगे टॉप प्रॉपर तरीके से, एकदम बेसिक से। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन आए। सीटेट हमेशा ही ऐसा पूछता है, ऐसा नहीं है कि 2023 में अलग पूछेगा और 2011-12 में कुछ। पेडागोजी उसका पैटर्न पहले भी था और आज भी है, और पहले तो कुछ ज़्यादा ही अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, बहुत ही अच्छी पेडागोजी पूछा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे आपका, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों को, यहाँ पे देखिए विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। ये टीचर मतलब ये सोच के प्रश्न पत्र बना रहा है, मतलब ये कह रहा है एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद, जैसे प्रश्न पत्र बना लिया तो यह जांच करता है कि क्या परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों, जैसे प्रश्न पत्र बनाने के बाद कह रहा है कि क्या हर एक एरिया यानी कि हर एक चैप्टर या जो भी सिलेबस है आपका उसको सारे को कवर कर रहा है कि नहीं, विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहा है कि नहीं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की। याद रखिएगा, सीटेट के क्वेश्चन को समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ छोटे क्वेश्चन नहीं आते, आप देख सकते हैं ना, 3 लाइन का क्वेश्चन है, तो क्या बोल रहा है समझना है अच्छे से। प्रश्न पत्र की के बारे में चिंतित है, किस चीज़ के बारे में वो चिंतित है। ठीक है, तो सीटेट ये कहता है ना कि मतलब क्वेश्चन को पहले समझिए, एकदम छोटा सा क्वेश्चन नहीं रहता सीटेट में, पहले बता रहा हूँ। यूपी टेट की तरह या अदर स्टेट का जो टेट होता है उसमें एक लाइन का क्वेश्चन रहता है, फिर ऑप्शन रहते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है जल्दी से समझ में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे इतना लेंदी क्वेश्चन रहता है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप जब भी एग्जाम देने जाइए तो सो के जाइए अच्छे से, पूरी नींद रात भर पूरी होनी चाहिए। उस रात में थोड़ा बहुत पढ़ना है तो 6-7 तक पढ़ लीजिए, 8 या 9 तक, उसके बाद 9 बजे सो जाइए, फिर अच्छी नींद पूरी रहेगी तो आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो प्रश्न पत्र बनाने के बाद वह चिंतित इसलिए है, मतलब बोल रहा है कि विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहा है कि नहीं, वह इस बात को सोच रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि वैधता के लिए बात हो रही है, किस लिए चिंतित है, वैधता के लिए, या संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना चाह रहा है, या प्रश्नों के प्रकार की बात कर रहा है, या विश्वसनीयता। तो मैंने पहले ही बताया, विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहा है यानी कि संपूर्ण सिलेबस को कवर कर रहा है कि नहीं, इसके बारे में वो चिंतित है। तो आपका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर इसमें दिया गया है, विवेचनात्मक शिक्षण शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्षा में अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। ये बोल रहा है कि एक विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह उद्देश्य है, शिक्षा शास्त्र यानी कि कोई टीचर पढ़ा रहे हैं तो उसमें एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। दूसरा, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कड़ा नहीं करनी चाहिए। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह प्रासंगिक है। और चौथा है, विद्यार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सेकेंड का राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, बाह्य परीक्षणों की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। और तीसरा है, किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। और चौथा है, विद्यालय बाह्य परीक्षा के निकायों की ज़्यादा सक्षम है। तो क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है कि विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, किस सिद्धांत पर आधारित है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे
पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका जो राइट आंसर होगा, वह परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता मतलब आपको पता होना चाहिए, अलग अलग बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है, उसी को व्यक्तिगत भिन्नता बोलते हैं। हर एक व्यक्ति की भिन्नता होती है समझने, सोचने और हर चीज़ किसी भी एक्टिविटी में। ठीक है, तो उसी को पूछ रहा है कि शिक्षक को क्या करना चाहिए कि अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, एक समान पढ़ाना चाहिए। दूसरा, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तीसरा है कठोर अनुशासन सुनिश्चित कराना चाहिए और परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि सीखने के विविध अनुभव, अलग अलग अनुभव के अनुसार पढ़ाओगे तो अलग अलग लोगों में अलग अलग भिन्नता होती है, अलग बच्चों में, तो वो आसानी से जिसको जिस टाइप की चीज़ें समझ में आएंगी वो आसानी से सीख सकता है। ठीक, तो राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में दिया गया है वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। वाइगोत्स्की, यहाँ से तो एक दो क्वेश्चन एकदम 100% फिक्स। अगर ये टॉपिक आप अच्छे से, वाइगोत्स्की के बारे में कुछ नहीं सीखना है, बस ये याद रख लीजिए कि वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था। इन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, और ये किस चीज़ पे बल देते हैं ज़्यादा, भाषा पर और सामाजिक, मतलब समाज में रहते हुए अगर कोई बच्चा अच्छे से सीखता है उस चीज़, इस चीज़ पे बल दिया है, समाज और भाषा पे, समाज और भाषा पे। और दूसरा बताया सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने दिया। अगर ये बस इतना याद रखिएगा कि सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था और इन्होंने भाषा और सामाजिक स्तर पर बल दिया है, तो आपका एक क्वेश्चन 100% या दो भी सही हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है सामाजिक, दूसरा है आनुवंशिक, तीसरा है नैतिक, चौथा है शारीरिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक। ठीक, फिर इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे, इसमें दिया गया है एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह से प्रभावित है पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत से, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। तो जो यहाँ पे एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैली को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, तो ये जो होता है ये गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत पर आधारित होता है। जब आप गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत पढ़ोगे तो उसमें यही चीज़ बताया गया है पूरा डिटेल में कि अधिगम की शैली को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करना, ये गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे दिया गया है एक शिक्षिका अपने आपसे कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। सक्रिय भागीदारिता, अनुदेशात्मक सामग्री में उचित संगठन, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनना और सीखने की तत्परता। तो यहाँ पे जो बच्चों को मतलब समूह चर्चाएं के लिए बोल रही है, तो सिंपल सी बात है कि ये क्या बोल रही है कि सक्रिय भागीदारिता, मतलब सभी बच्चे मिलजुल के अपना पढ़ाई करें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। विषय वस्तु में प्रवीणता, बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभव की प्रकृति। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, विषय वस्तु में प्रवीणता। नेक्स्ट, इसमें दिया गया राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए, ये देखिए लिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, मैंने पहले भी बताया लिंग से एक क्वेश्चन 100% रहेगा। ठीक है, राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। आ गया ना लिंग से रिलेटेड कि लड़कियों को या लड़कों की वरीयता देता है, तो यह दर्शाता है लैंगिक पूर्वाग्रह, वैश्विक प्रवृत्तियाँ, प्रयोजनात्मक उपाग्रह, प्रगतिशील चिंतन। तो इसमें क्या हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह। ऐसा नहीं कि लड़कियों को ही वरीयता देनी, थोड़ा सा आपको लड़कों को भी वरीयता देनी है, या मतलब इक्वली हमें लेके चलना रहता है। तो इससे एक लिंग से रिलेटेड मतलब जैसे जो मेल फीमेल है उससे एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, तो इसको अच्छे से पढ़ के रखिए। ठीक है, फिर ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया कि बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण को सबसे प्रभावी पद्धति है। विस्तृत व्याख्या करना, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उनके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, चौथा है बीज की वृद्धि में चित्र दिखाना। तो जो यहाँ पे
बीजों का अंकुरण, मतलब अगर कोई आप बीज बो रहे हो तो किस तरीके से ऐसे इस तरीके से ये मिट्टी हो गई आपकी, पूरा मूव करता है, तो आप बच्चों को किस तरीके से सिखाएंगे, उसकी व्याख्या करके दिखाएंगे, पहले में बताया गया है। दूसरा है कि बीज बोने के और उसे अंकुरण के चरणों का अवलोकन करके, मतलब आप डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, एक बीज को बो करके कैसे जम रहा है इसके बारे में बच्चों को दिखाएंगे, ठीक है। और चौथा है श्यामपट्ट पर चित्र बना के और बीज की वृद्धि को चित्र दिखाना। तो चारों ऑप्शन सही हैं, इसमें व्याख्या भी कर सकते हो, श्यामपट्ट पर चित्र बना के भी दिखा सकते हो, बीज की वृद्धि को चित्र बना के दिखा सकते हो। लेकिन ये कह रहा है ना कि सबसे बेस्ट ऑप्शन, मतलब बच्चा ज़्यादा बेहतर तरीके से कौन सीखेगा, तो इसमें अगर आप प्रैक्टिकली मतलब रियल में बीज एक बो करके दिखाओगे, तो यही कह रहे हैं कि विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उनके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो याद रखिएगा, सीटेट लगभग सभी ऑप्शन, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनमें ऑप्शन लगेंगे कि सभी सही हैं, लेकिन आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन ढूंढना रहेगा, ठीक है, जिसमें बच्चा सबसे बेहतर तरीके से सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से नहीं किया है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई है, ठीक। तो यहाँ पे जब बच्चा फेल होता है तो ऐसा नहीं कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, सभी बच्चे, याद रखेगा सीटेट ये मतलब समावेशी शिक्षा और सीटेट के अंतर्गत यही आता है, कोई भी बच्चा अयोग्य नहीं होता, सभी योग्य होते हैं। अब टीचर के ऊपर रहता है कि आप बच्चे को सिखा कैसे रहे हो, ठीक है, कभी भी बच्चे को अयोग्य नहीं ठहराना, याद रखना है, मैंने पहले कहा है, अगर आप सीटेट का पेपर बना रहे हो तो बच्चों को प्रियोरिटी लेके चलना है, बच्चों को कुछ भी मतलब उनको पॉजिटिव लेके ही चलना है, और सबको निगेटिव कर सकते हो, टीचर को कर सकते हो, लेकिन बच्चे को निगेटिव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे के उत्तरों को सही तरीके से नहीं किया है, ये भी नहीं हो सकता, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन की ज़रूरत है तो बिल्कुल नहीं हो सकता, व्यवस्था फेल हुई है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, कि आप पढ़ा नहीं सके हैं अच्छे से बच्चों को, इसलिए बच्चे फेल हुए हैं। क्लियर है, सीटेट इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दिया गया है कि शिक्षण के अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, रटने के लिए मना किया जाता है, समावेशी शिक्षा मतलब आपने एनसीएफ पढ़ा होगा, प्रशिक्षण की तकनीक अपनाकर। तो शिक्षण के अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन क्या हो सकता है, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि बच्चों को, मैंने कहा है प्रियोरिटी अगर आप बच्चों को देंगे तो 10 क्वेश्चन आपको सही हो जाएंगे, बच्चों को लेकर ध्यान रखना कि कहाँ पे बच्चों को ज़्यादा प्रियोरिटी देनी है, तो बाल केंद्रित शिक्षा आपको पद्धति अपनाकर ही कार्य करना है, अधिगम बल पे जो भी परिवर्तन करना है, ठीक। नेक्स्ट आ गया समावेशी शिक्षा भी, इसका तो 5 क्वेश्चन आता है। समावेशी शिक्षा बोला है कि हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से, शिक्षकों को सम्मिलित करने पे, तो ये शिक्षकों की बात ही नहीं करता समावेशी शिक्षा, मतलब बात करता है लेकिन बच्चों को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, ठीक है। समावेशी शिक्षा होता क्या, मैं ये बता दूं, समावेशी शिक्षा ये होता है कि किसी भी प्रकार की बच्चा है, चाहे मतलब किसी भी प्रकार का बच्चा है, चाहे वो किसी दिक्कत में हो, यानी जैसे कम दिखाई दे रहा है या फिर उसे कम सुनाई दे रहा है, या बहुत मतलब अच्छा बच्चा है, उससे सब कुछ क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सभी बच्चे एक साथ समावेशी शिक्षा ये बोलता है कि ऐसे सभी बच्चे, चाहे वो किसी चीज़ से ग्रसित हो या फिर सिंपल बच्चा हो जो नॉर्मली रहता है, उन सभी को एक साथ ही पढ़ाना है आपको, तो ये समावेशी शिक्षा के अंदर आता है, ठीक है। तो अब दूसरा ऑप्शन दिया, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है और दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ा देती है, ये तो बिल्कुल गलत है, और तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है, ये भी गलत है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य या असत्य। ये कह रहा है वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात किस में हो रही है, तो निबंध में क्या होता है, बहुत लेंदी होता है, लघु उत्तरी में भी लेंदी होता है, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न ये भी लगभग लेंदी होता है, सत्य असत्य होता है जो डायरेक्ट आप बता सकते हो, जैसे कोई बोल दिया गया कि भारत की राजधानी है दिल्ली है, तो आप एक ही ऑप्शन या तो हाँ या तो ना बोल सकते हो, तो ये आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आता है, तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुदेश परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता पूछ रहा है, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, ठीक।
फिर आगे जीन पियाजे जी, यहाँ से भी ये क्वेश्चन फिक्स रहता है। ये सब टॉपिक ऐसे हैं जो आप अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो 100% आपके लगभग 10 से 20 क्वेश्चन तो बाल विकास में फंस ही जाते हैं, मतलब आ ही जाते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय ग्रामक संप्रेरित प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? सामाजिक मुद्दों से सरोकार, अनुकरण, स्मृति और मानसिक विरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, और चौथा है विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण की योग्यता। तो यहाँ पे 60 राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। एक्चुअली क्या होता है, जो इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था होती है, ये होती है बचपन वाली, यानी 0 से 2 वर्ष वाली होती है। बच्चा उस समय क्या होता है, मतलब चीज़ों को अनुकरण करता है, स्मृति और मानसिक रूप से ही सोचता है। जैसे उसे खाने की ज़रूरत है तो रोने लगता है, ठीक है। इस तरीके से एक्टिविटी जो होती है ये आपके अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के अंतर्गत आता है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे बोला गया है कि देखिए अब कोहलबर्ग आ गया। कोहलबर्ग से एक क्वेश्चन आता है हर बार। कोहलबर्ग के अनुसार तो ये 2-4 जैसे आप 3-4 साइंटिस्ट ऐसे हैं, जैसे कोहलबर्ग हो गया, जीन पियाजे हो गए, फिर उसके बाद वाइगॉत्स्की हो गए। 3 क्वेश्चन तो इनके एकदम फिक्स रहते हैं, 3 से ज़्यादा आते हैं, याद रखिएगा। इन टॉपिक को एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा का महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक नैतिक यहाँ पर नैतिक है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, ठीक है। तो यहाँ पे कोहलबर्ग का 17 जो राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा नैतिक मुद्दों की बात ज़्यादा करते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे विद्यार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतरक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके, वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। तो 18 का राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल भी सीख सकें, इसलिए उन्हें समवयस्कों के साथ अंतरक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट दिया गया है कि जब एक निरयोगी बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। यहाँ रखिए, देखिए इसके 2 क्वेश्चन आते हैं। एक बोला जाता है कि पहली बार बच्चा अगर आता है एग्जाम स्कूल में तो आपको प्रॉपर तरीके से एडमिशन लेना और पढ़ाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बोला गया निरयोगी बच्चा पहली बार अगर आता है तो प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। बच्चों की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, ये थोड़ा बेस्ट ऑप्शन है। आगे के भी देख लेते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के से अलग रखना चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, तो थोड़ा ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका सेकेंड हो जाएगा, ठीक। इसमें दिया गया है कि प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करती हैं। शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर पर वे कैसे सीखते हैं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता और सीखने की अनुपस्थिति। तो 20 का राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। नेक्स्ट, इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। प्राकल्पना के निर्माण करना, प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। तो 21 राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, समस्या के प्रति जागरूकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का। ये चैप्टर है आपका आनुवंशिकता और वातावरण, यहाँ से भी ये क्वेश्चन फिक्स है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन यही वाला थर्ड ही है, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया जो होती है मानव व्यक्तित्व का परिणाम होती है। केवल वातावरण ये भी नहीं, केवल आनुवंशिकता ये भी नहीं, दोनों का मिला के होता है, ठीक। नेक्स्ट, इसमें दिया गया है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है, वे विभिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। दूसरा, शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। इससे प्रत्येक शिक्षा विद्यार्थी को अनुशासित रहने के लिए शिक्षकों के बेहतर अवसर मिलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीखते हैं। तो पहला ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है, व्यावसायिक, अनुभविक, भावात्मक और आध्यात्मिक। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, अनुभविक। फिर इसके बाद है आपका जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो
इस बात का संकेत है कि बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है इसलिए बच्चा ऊब रहा है। ठीक, नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है। सामाजिक मापदंडों का सदैव अनुपालन करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने सामाजिक मापदंड बनाना, ये भी गलत है। समाज में बड़ों का सम्मान करना, ये सही है भाई। और सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, तो ये थोड़ा बेस्ट है, लेकिन सबसे बेस्ट जो है आपका फोर्थ है, क्योंकि बोल रहा है कि सामाजिकरण का मतलब होता है समाज में रहते हुए अनुकूलन, यानी कि उनकी परिस्थितियों में और समायोजन करना। ठीक है, मतलब समाज किस तरीके से कार्य करता है, अपने आप को उसके अनुसार ढालना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। सभी की विकास दर समान नहीं होती। विकास हमेशा रेखीय होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा, सभी की विकास दर समान नहीं होती। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञात्मक और सामाजिक। इसका ऑर्डर पूछा गया तो इसके ऑर्डर में ये आता है आपका मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। ये ऑर्डर याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक, अगला है यहाँ पे, इसमें दिया गया एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के कुल चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों को चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूरे ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम आधारित है, ज्ञान के निर्माण से, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन से, पुनर्बल के सिद्धांत से, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन से। तो 29 राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञान के निर्माण से। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, ये देखते हैं। इसमें दिया गया है कि एक बच्चे की दादी उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चे के कारण मतलब किस कारण रोता है। वियोग, दुष्यता, सामाजिक दुष्यता, संवेगात्मक दुष्यता, अजनबी दुष्यता से। ठीक है, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, संवेगात्मक दुश्चिंता आती है, यहाँ पे दुश्चिंता होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मुझे लग रहा है गलत हो गया, दुश्चिंता यहाँ पे होना चाहिए। तो बच्चा जब अलग होता है अपनी माँ से तो उसके अंदर सांवेगिक दुश्चिंता आती है, यानी कि बिछड़ता है, संवेग उसके अंदर एक डेवलप होता है जिसकी वजह से वो रोने लगता है। तो ये थे 2012 के सीटेट जो पेपर आया था उसमें सीडीपी के जो 30 क्वेश्चन आए थे पेपर 1 में। ठीक है, इसी तरीके से आप वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ साथ आप आने वाली वीडियो के लिए रेडी रहिए। आपको इसके बाद 2012 का जो नवंबर का पेपर आया था उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक, वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को वंस अगेन बोल रहा हूँ मैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।